हेलो एवरीवन। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है और ना ही ज़रूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत में यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। तो आइए हम लोग समझना और पढ़ना शुरू करते हैं ये चैप्टर चुनावी राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक केस स्टडी से जो कि हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन की है 1987 में। तो उसमें क्या हुआ था, द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी, कि उस वक्त उस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चौधरी देवीलाल देन एन ऑपोजिशन लीडर lead a movement called न्याय युद्ध, that means struggle for justice, and formed a new party लोक दल। चौधरी देवीलाल जो उस वक्त विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका उन्होंने नाम दिया न्याय युद्ध यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए एक युद्ध है। और उन्होंने एक नए पार्टी का गठन किया जिसका नाम उन्होंने दिया लोक दल। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल प्रॉमिस्ड टू वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और अपने चुनावी प्रचार में देवीलाल ने यह वायदा किया कि वो किसानों और छोटे बिजनेसमैन के जितने भी कर्ज हैं उन सभी कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा, उन सभी कर्ज को उठा लिया जाएगा। लोक दल एंड इट्स एलाइज वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन स्टेट असेंबली। और उस चुनाव में लोक दल और उसके जो साथी पार्टियां थीं उन्होंने मिलकर 90 में से 76 सीटों पर विजय प्राप्त की स्टेट असेंबली में। यहाँ पर सीट्स का मतलब, किसी भी चुनाव में आप सुनते होंगे कि 100 सीट है, किसी चुनाव में 200 सीट है। तो सीट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूंसी से, कि हर राज्य में जितने भी राज्य के इलेक्शन होते हैं तो हर राज्य में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए होते हैं। जैसे सासाराम में कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी तरीके से बहुत अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक लीडर होता है। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जैसे सासाराम में कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो सासाराम जितने भी बिहार के चुनाव में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, हर पार्टीज़ की अपनी एक लीडर होंगी सासाराम की, हमारे इस जगह की। और जो पार्टी यहाँ से जीतेगी तो उस पार्टी का जो लीडर होगा वो यहाँ का एमएलए कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सासाराम एक सीट हुआ। वैसे ही पूरे बिहार में जितने भी सीट्स, जितने भी जगह होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक सीट को बिलोंग करती है। इस तरीके से उसे नंबर ऑफ सीट्स में बांटा जाता है। तो हरियाणा में उस वक्त 90 यानी कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, यानी 90 जगहों पर इलेक्शन हो रहे थे और हर जगह का अपना एक लीडर होता था। हर पार्टी का अपना एक लीडर होता है जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए कहा जाता है। तो 90 सीट्स में से लोक दल को 76 यानी 76 सीट्स मिले थे। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोक दल चोज देवीलाल एज देयर लीडर। और जो नव
निर्वाचित मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, एमएलए था लोक दल का, उसने देवीलाल को अपना मुखिया चुना, अपना नेता चुना। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, देवीलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और चुनावी परिणाम के 3 दिनों के भीतर ही देवीलाल हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, अगला इलेक्शन 1991 में हुआ। द कांग्रेस पार्टी वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन उस इलेक्शन में, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और उसने अपनी सरकार बना ली। तो यानी कि हमने स्टेट असेंबली के केस स्टडी में ये देखा कि हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, तब की सरकार का मतलब कांग्रेस। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोक दल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगीं। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया, कर्ज को माफ़ कर दिया, जैसा कि उन्होंने वायदा किया था। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बना ली। तो इस केस स्टडी से, इस कहानी से, यानी कि ये जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से हम लोग क्या समझते हैं? तो हम लोग समझते हैं एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वोटिंग टू चूज समवन टू बी द पॉलिटिकल लीडर और रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट। कि इलेक्शन क्या है? सबसे पहली बात, हम लोग चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग समझते हैं कि चुनाव क्या है। तो चुनाव एक प्रक्रिया है वोटिंग की। वोटिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी का चुनाव करते हैं, किसी को वोट देकर चुनते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, अपने राजनीतिक नेता के तौर पर, या अपने प्रतिनिधि के तौर पर, जो सरकार बनाए और सरकार में बैठकर हमारे लिए कानून बनाए और हमारे लिए कार्य करे। तो चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर मताधिकार से, यानी कि वोट देने के अधिकार से, हम अपना खुद का ही कोई नेता चुनते हैं, अपना पॉलिटिकल लीडर चुनते हैं या अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो सरकार बनाती है, हमारे लिए कानून बनाती है और हमारे लिए ही कार्य करती है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। और जिस पार्टी का बहुमत आता है, जिस पार्टी का बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक का मतलब कि टोटल सीटों का 2/3 सीट जीता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी स्टेट इलेक्शन में 200 सीट हैं तो उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए उस राज्य में 2/3 सीट्स जितने ज़रूरी हैं। यानी कि 200 का अगर हम लोग 2/3 करते हैं तो अराउंड वो तकरीबन 132-33 सीटों के आसपास में आता है। यानी सरकार बनाने के लिए उसे हम मान के चलते हैं कि 133 सीट की ज़रूरत है। तो जिस पार्टी को 133 सीट मिल जाएगी वही पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी 2/3 सीट्स को नहीं ले पाती, यानी कि हर पार्टी का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 133 से कम हो गया। सपोज़ अगर 200 सीट है
तो कोई भी पार्टी 133 सीट्स नहीं जीत पाई। तो उस स्थिति में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आपस में कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। वे एक साथ मिल जाते हैं, जिसको गठबंधन कहा जाता है, और वो 2-3 पार्टीज मिलकर तब उनके सीटों की संख्या 133 या उसके पार अगर हो जाती है तो वो सब मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं। तो उस तरीके से सरकार जब बनाने के लिए तो उन्हें अपना एक नेता चुनना होगा, एक लीडर चुनना होगा, जो या तो चीफ मिनिस्टर बनेगा और अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उसे लीडर तो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी की मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है वह गवर्नर के द्वारा इनवाइट किया जाता है, राज्य के गवर्नर के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि वो आप सरकार बनाइए, और उसे ही फिर चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी पार्टी जीती। तो गवर्नर बीजेपी पार्टी के लीडर जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको प्रेसिडेंट, जो कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे, और अगर विधानसभा का चुनाव होगा यानी कि स्टेट असेंबली का अगर चुनाव होता है तो उस स्थिति में गवर्नर इनवाइट करते हैं। जो रोल सेंट्रल में प्रेसिडेंट का है वही रोल करीब करीब स्टेट में गवर्नर के होते हैं। तो सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं और स्टेट लेवल पर गवर्नर इनवाइट करते हैं। तो प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया उन्होंने, और उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। उसी तरीके से स्टेट असेंबली में यही होता है कि जो पार्टी जीतती है तो गवर्नर इनवाइट करती है मेजॉरिटी पार्टी विनिंग पार्टी के लीडर को, सरकार बनाने का न्योता देती है और फिर उसे ही चीफ मिनिस्टर घोषित करती है। तो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि मेजॉरिटी पार्टी के जो नेता हैं वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनवाइट किए जाते हैं टू फॉर्म गवर्नमेंट, उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिलता है, एंड ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, और वही लीडर उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। If people are not happy with the ruling party, they can vote against it in the next election, कि अगर लोग तत्कालीन सरकार से खुश नहीं हैं तो वो अगले इलेक्शन में अपना वोट उनको न देकर दूसरे पार्टी को दे सकते हैं जिनको वो सरकार बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इट्स पार्टी, चुनाव होने से सरकार और जो राजनीतिक पार्टी जो होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सपोज कि किसी का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा और जनता ये चाहती है कि अगले इलेक्शन में वो जो लीडर है वो उसे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं देखना चाहती, तो अगले इलेक्शन में वो उस पार्टी को वोट ही नहीं देगी जिसके पार्टी का लीडर वो जो तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है। तो इलेक्शन क्या करता है कि वो गवर्नमेंट और उसके पार्टीज़ को भी बदल सकता है जनता अपने वोट के माध्यम से। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू अट्रैक्ट वोटर्स बाय मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोमिसेस, और जितने भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वे अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने, तो वोटर्स कौन हुए? हम नागरिक हुए, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ नागरिकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अपने वायदों से। बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे, ये सुधार लाएंगे, ये माफ़ कर देंगे, इस तरीके से वो वायदे करते हैं। उस वायदे से वो क्या करते हैं, बेसिकली उस वायदे से वो जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनता उनके लिए वोट करे और उनकी पार्टी ही आगे चलकर विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पर हमने देखा इलेक्शन के बारे में, और हरियाणा के केस स्टडी से हमने इन पॉइंट्स को इमर्ज आउट किया। अगला हमारा पॉइंट है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि आखिर चुनाव की ज़रूरत ही क्यों है? अगर चुनाव न हो तो क्या बिना चुनाव के सरकार नहीं चल सकती है? तो आइए हम एक ऐसी डेमोक्रेसी का इमेजिन करते हैं कि एक ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं जिसमें चुनाव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में ही जाना था कि डेमोक्रेसी बेसिकली होता क्या है। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जहां पर जनता के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं। ये लोकतंत्र होता है कि
जनता ही चुनाव करती है कि उनको ऊपर शासन कौन करेगा। तो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में और डेमोक्रेसी के फीचर में ही इलेक्शन उसका एक इकलौता फीचर है। तो यानी कि जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा लीडर होगा जो उन पर शासन करेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी है जिसमें इलेक्शन नहीं है, उस स्थिति में देखते हैं कि क्या होता है। तो अ रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। चूँकि डेमोक्रेसी का मतलब ही हमने जाना कि जनता ही अपने ऊपर शासन करेगी। तो मानते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होते हैं, प्रतिनिधि अगर नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो ये तभी संभव है जब इलेक्शन नहीं होने के स्थिति में तभी संभव है जब हर दिन उस जगह के या उस देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो एक साथ बैठे और कोई भी निर्णय को ले। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी भी डिसीजन को लेना है और हम कोई अपने देश में, सपोज इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस होने बंद हो गए, न तो कोई चीफ मिनिस्टर है, न तो कोई प्राइम मिनिस्टर है और न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अब उस स्थिति में अगर इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, अब चूँकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी सिंगल आदमी, कोई भी सिंगल सिटीजन पूरे देश का तो फैसला ले नहीं सकता। उस फैसले में देश के हर एक नागरिकों का उसमें वोट होना, यानी हर एक नागरिकों का विचार होना ज़रूरी है, उनका परामर्श होना ज़रूरी है। तो ये संभव कब होगा, जब देश के जितने भी सिटीजन हैं, जो भी 130 करोड़ जनता है, वो सब रोजाना एक साथ बैठे और बैठ कर किसी मुद्दे पर चर्चा करें और उस पर अपना निर्णय सुनाएं। But it is not possible in any large community to have the time and knowledge to take decision on all matters। अब जाहिर सी बात है, ये सुनकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 130 करोड़ या 100 करोड़ की आबादी, क्या संभव है कि रोज़ एक साथ बैठकर किसी फैसले पर बात करे और चर्चा करे, निर्णय करे। पहली बात को एक साथ बैठना संभव ही नहीं है। 100 करोड़ लोगों को सबके बारे में राय अगर हम लेने चले अगर हम लोग, तो 2-3 साल समय ऐसे निकल जाएंगे। तो एक डिसीजन पर अगर हमें कोई राय लेनी हो बिना सरकार के, तो इतना समय हमें व्यतीत करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। और ना ही इतने लार्ज कम्युनिटी के पास इतना समय है, और ना ही क्या कोई ज़रूरी है कि क्या सबके पास उतना समय हो ही। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के पास समय है तो उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी हो या उस चीज़ के बारे में अनुभव हो। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हर डिसीजन पर अपनी कोई राय दे सकता है, अपनी कोई अभिव्यक्ति दे सकता है। यानी एक बड़े देश जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं तो यह कतई संभव नहीं कि अगर इलेक्शन न हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव न हो, तो ये कतई संभव नहीं है कि देश के सभी नागरिक हर दिन एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करके और उस पर निर्णय ले सकें। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने ये पहला देखा कि अब बिना इलेक्शन के कोई भी डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इमेजिन अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। अब चलिए तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि चलिए ठीक है, बिना इलेक्शन के तो ये संभव ही नहीं कि कोई भी देश रेगुलेट कर सकता है, कोई भी देश चल सकता है। लेकिन क्या उस नेता का, उस लीडर का जो चुनाव है वो सिर्फ इलेक्शन के द्वारा ही संभव है? क्या कोई और तरीका नहीं जिसके द्वारा हम उनका चुनाव कर सकें? क्या हम उनके उम्र के आधार पर या उनके अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, क्या हम अपने देश का नेता नहीं चुन सकते हैं? ज़रूरी है कि जब लोग वोट करें तभी उनका चुनाव हो? तो आइए हम ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा देश जहाँ पर चुनाव तो होते हैं, यानी कि लीडर तो है, लेकिन वो लीडर वोटिंग के माध्यम से नहीं, इलेक्शन के माध्यम से नहीं, बल्कि उम्र और अनुभव के आधार पर चुना जाता हो। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। यानी पहली बात, अगर हम अपने भारत देश का ही बात ले लेते हैं, चलिए भारत देश तो बहुत बड़ा देश है, हम अपने जगह की बात ही हम अपने शहर की बात ले लेते हैं, हम सासाराम की ही बात ले लेते हैं। तो क्या सासाराम एक शहर में या किसी के लिए भी बता पाना ये पॉसिबल है कि इस शहर का सबसे नॉलेजेबल इंसान कौन है?
या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान कौन है, क्या ये बता पाना किसी के लिए भी संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि संभव हो गया, हमने एक ऐसा इंसान खोज निकाला जो इस शहर का सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो या सबसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड हो, हमने निकाल लिया। देन हाउ टू फाइंड इफ़ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। चलिए हमने उनका चुनाव करके, सबसे नॉलेजेबल और सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को चुनाव करके हमने उनको अपने शहर का नेता बना दिया, लेकिन अब यह बात कैसे पता चलेगी कि लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं या नहीं? ज़रूरी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सभी उसे पसंद ही करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इस बात का कैसे पता चलेगा कि लोग उस प्रतिनिधि को पसंद कर भी रहे हैं या नहीं? या हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चलिए मानते हैं कि हमने उम्र के आधार पर हमने अपना एक नेता चुन लिया कि चलो भाई फलाने की उम्र अगर 70 वर्ष है, वो इस शहर का सबसे बुजुर्ग इंसान है, हम उसे अपना नेता बना लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो शहर का सबसे बुजुर्ग इंसान है तो वो हमेशा सबसे बुजुर्ग ही रहेगा, चाहे अभी सबसे 70 वर्ष है, सबसे बुजुर्ग है, 5 साल बाद भी 75 वर्ष का होगा तब भी वो शहर का सबसे बुजुर्ग इंसान ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि हमने जिनका चुनाव किया है वो शहर का सबसे बुजुर्ग इंसान है, हमने उम्र के आधार पर उनका चुनाव कर लिया और वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, उनके काम करने का तरीका या उनका कार्यकाल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो आखिर कोई तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर उनका कार्य लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो तो लोग उनको हटाकर दूसरे को उस पोस्ट पर बैठा सकें। लेकिन अगर उम्र के आधार पर ही फैसला लेना हो तो वो चाहे अभी हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, वही इंसान सबसे बुजुर्ग रहेंगे पूरे शहर के लिए। तो आखिर उनको हम उनके पोस्ट से हटाएंगे कैसे? हम उनके जगह किसी दूसरे को लाएंगे कैसे? या अगर अनुभव के आधार पर भी किसी को लाते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर भी किसी को लाते हैं, तो जो अभी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सिटीजन है किसी शहर का तो वो 5 साल बाद भी वही मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रहेगा, 10 साल बाद भी वही मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रहेगा। तो आखिर उसे हम हटाएंगे कैसे? तो उनको हटाने के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए। देन दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना ज़रूरी है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि हर समय, जैसे भी जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे होते हैं, तो हर 5 साल पे लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं कि कौन होगा। एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू, और अगर उन्होंने किसी प्रतिनिधि को अपना नेता चुन लिया है और अगर उसका कार्य लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो उस अगले कार्यकाल में उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो उसके जगह पर किसी और को चुन सकें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या क्या परेशानियाँ आएंगी। तो हमने इस पॉइंट में अब तक ये देखा कि इलेक्शन अगर नहीं होते हैं किसी जगह पर तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि दुनिया में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? तो आइए हम बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ एक साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा कि हमने इसके पिछले चैप्टर में देखा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाट डेमोक्रेसी में, कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो ठीक है, चलिए चुनाव पॉसिबल है, तो क्या हमने ये पढ़ा, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव है या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी।
लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। तो इसी व्यवस्था का नाम है चुनाव यानी कि इलेक्शन। सो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक्स मेनी चॉइसेस, यानी कि इस चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, यानी जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उसमें कुछ 2-3 बातों को ध्यान में रखकर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं। पहला, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। यानी इलेक्शन में हम पहला क्या चुनाव करते हैं कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, इस पहलू पर। दूसरा, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, कि वे उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले और जो बड़ा फैसला ले सकता हो। यानी कौन व्यक्ति सरकार में बैठेगा, कौन हमारा लीडर होगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा या कौन प्राइम मिनिस्टर होगा और कौन हमारे लिए निर्णय करेगा, हम इस आधार पर भी अपना वोट देते हैं। और तीसरा, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कि वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पर देखा कि वोटर्स के पास अलग अलग चॉइसेस होते हैं, उनके पास अलग अलग चुनाव कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। पहला क्या कि वो इस बात पे चुनाव कर सकते हैं अपनी इच्छा पर कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा। हो सकता है कि वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करें जो उनके लिए अच्छा कानून बना सकता हो, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि वे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के आधार पर चुनाव कर सकते हैं कि हाँ ये फलाना लीडर ये अच्छा काम कर सकता है, चलो हम इसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। या तीसरा कि पार्टी के नाम पर भी बहुत लोग वोट देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज बीजेपी पार्टी है और सपोज एक कांग्रेस पार्टी है, तो यहाँ पर 2-3 तरह की बातें होंगी। पहला ये कि कौन शासन व्यवस्था अच्छा कर सकता है, हम ये देख सकते हैं जैसे बीजेपी पार्टी के लीडर अभी तत्काल में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी जी हैं। तो अगर वोट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कूटनीति में ज़्यादा सक्षम है, राजनीति में किसके पास ज़्यादा समझ है, हम ये पहले सोच सकते हैं। दूसरा, हम ये देख सकते हैं कि एज अ लीडर कि हो सकता है कोई बोले कि मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी पसंद हैं या कोई बोले कि मुझे श्री राहुल गांधी जी पसंद हैं, तो उस प्रतिनिधि के आधार पर भी अपना वोट दे सकते हैं। या कोई तीसरा ये वोट करेगा कि किस पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, कि बीजेपी पार्टी की पॉलिसी अच्छी है या कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, तो किसी पार्टी के पॉलिसी के आधार पर वोट कर सकता है कि नेता भले कोई भी हो लेकिन वो तो उस पार्टी के पॉलिसी के आधार पर काम करेगा, उस पार्टी के पॉलिसी के नीतियों के खिलाफ जाकर तो काम नहीं करेगा। तो जो पार्टी शुरू से एक अच्छी नीतियों को फॉलो करते आ रहा है हम उस पार्टी को वोट करेंगे। यानी वो या तो उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं या वो उस पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो यानी इलेक्शन में, चुनाव में वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि वो किसी भी चॉइस के आधार पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन देखा, हमने बेसिक देखा कि हमने हरियाणा का केस स्टडी पढ़ा, हमने वहाँ के बारे में जाना और उससे हमने ये समझा कि चुनाव में क्या क्या ज़रूरी होता है या चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, एक छोटे तौर पर हम लोगों ने समझा। फिर हमने यहाँ पर यह जाना कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है, जहाँ पर हमने इमेजिन किया कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन और द रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। हमने दोनों पहलू पर देखा और दोनों पहलू को अच्छी तरह समझते हुए हमने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव क्यों ज़रूरी है और वोटर्स के पास क्या क्या चॉइसेस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के किसी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।